तो देखो, जो अगली एक चीज होती है इसके अंदर वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे होता है कि दो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल जब फ्रीज होते हैं, यानी कोई भी लिक्विड जब फ्रीज होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं। जैसे वाटर के केस में वाटर के दो मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये वाटर के दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन अगर इनके बीच में सॉलिड के पार्टिकल अड़ जाएंगे, यहाँ पे एक सॉलिड का पार्टिकल अड़ जाए, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा फिर। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसी वजह से लिक्विड को फ्रीज करने के लिए, वाटर को फ्रीज करने के लिए, नॉर्मल वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है ना, अब वाटर को फ्रीज करने के लिए नेगेटिव में टेम्परेचर लेके जाना पड़ेगा। मान लो -1.5 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है या -3 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है, वट। ठीक है, तो क्या होता है कि सॉलिड के पार्टिकल ऐड करने से जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। इसी चीज को हम कहते हैं क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक है। प्रेशर भी बढ़ जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, अभी क्लियर है आवाज या अभी भी दिक्कत आ रही है? सर डिप्रेशन इन एफ2 रिपीट कर सकते हैं? क्या बोल रहे हो? सर रिपीट कर सकते हैं डिप्रेशन? समझ में नहीं आई यार आवाज, एक बार थोड़ा जोर से वो। सर रिपीट कर सकते हैं? रिपीट कर दूं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? अच्छा, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है बेसिकली ये है, वाटर जैसे फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। कैसे फ्रीज होता है? वाटर के जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड? मैं आपको स्पेसिफिक भी दिखा सकता हूँ। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, HOH, एंगुलर मॉलिक्यूल होता है वी शेप। ये दूसरा मॉलिक्यूल है HOH। तो इसमें पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर सारे। तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन करके बॉन्ड बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में। ठीक है, ये हाइड्रोजन बन नहीं पाया, इसके बीच में एक सॉलिड का मॉलिक्यूल आ जाए। ये एक सॉलिड का मॉलिक्यूल या पार्टिकल या एटम को सर आवाज अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट, अब इसे फ्रीज करने के लिए -1 डिग्री सेल्सियस। हेलो, समझ में आया नहीं? ब्रेक हो रही है। हेलो, हमारे एक बार माइक ऑन रखो थोड़ी देर, तुम्हारा ना क्लियर आवाज समझ में नहीं आ रही मुझे, कनेक्शन बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है। एक रुको, मुझे ना एक बार मोबाइल डेटा अगर सर रिवर्स ऑस्मोसिस इसका उल्टा होता है? तो एक बार और बता देता हूँ। दो लिक्विड सेपरेटेड हैं, दो, एक तरफ सिर्फ सॉल्वेंट है, एक तरफ सोल्यूशन है। तो रिलेटिवली वाटर जो है वो सॉल्वेंट की साइड पे ज्यादा है, और इसी वजह से वाटर सॉल्वेंट साइड से सोल्यूशन साइड पे मूव करना शुरू कर जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस अभी तुमने पूछा क्या होता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस ये होता है, अगर मैं इस तरफ प्रेशर लगाऊं, ठीक है, सोल्यूशन की तरफ प्रेशर लगाना शुरू कर दूं और इधर ना लगाऊं कोई भी प्रेशर, इस तरफ मैं प्रेशर लगाना शुरू कर दूं, तो प्रेशर लगाने की वजह से सोल्यूशन पे प्रेशर पड़ेगा और ये जो डायरेक्शन है ना वो उल्टी हो जाएगी, प्रोसेस की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस की डायरेक्शन ऐसे रिवर्स हो जाएगी, इस तरफ जाना शुरू कर देगा वो, सॉल्वेंट सोल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ।
इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और यही यूज किया जाता है आपके आरओ वाटर फिल्टर्स जो होते हैं ना, आरओ जिसे आप कहते हो, आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस ही होता है घर के अंदर जो आपके आरओ यूज किया जाता है। तो अभी ये हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। और वाटर का नॉर्मल मूवमेंट from the solvent side to the solution side is called osmosis. हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन में जाने के प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो इस प्रोसेस को रोका जा सकता है। ये जो जा रहा है वाटर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ, देखो रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ा, यहाँ पे बहुत प्रेशर लगाना पड़ा ना आपको, बहुत ज्यादा प्रेशर। लेकिन मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा प्रेशर मत लगाओ, सिर्फ उतना प्रेशर लगाओ जिससे ये रुक जाए। ये जो वाटर मूव कर रहा है सॉल्वेंट से सोल्यूशन की साइड पे, इसको सिर्फ रोक दो। सिर्फ इतना प्रेशर लगाओ कि ये रुक जाए, रिवर्स ना हो। तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सोल्यूट डालने से बढ़ जाता है। जितना ज्यादा आप सोल्यूट डालोगे उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? सोल्यूशन में, इस सोल्यूशन में मान लो शुगर का सोल्यूशन है, इसके अंदर जितनी ज्यादा शुगर होगी उतनी ही तेजी से सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ वाटर मूव कर रहा होगा, उतनी तेजी से मूव करेगा यहाँ पर वाटर। क्यों? क्योंकि उसे बैलेंस मेंटेन करना है। ठीक है। जितनी ज्यादा शुगर होगी उतनी ही तेजी से यहाँ पर वाटर मूव करेगा। ठीक है। तो उसे रोकने के लिए उतना ही ज्यादा आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर तब बढ़ता है जब हम शुगर का कंटेंट यानी सोल्यूट का कंटेंट, जो सॉलिड हम डिसॉल्व करना है लिक्विड में, उसका कंटेंट बढ़ाते हैं। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों इंक्रीज होता है सॉलिड के ऐड करने से। सही। सही है, समझ में आ गया? साहिल, हमाद, पुनीत, समझ में आया? यस सर। ये सब चीजें मैं डिटेल में कराऊंगा विद फॉर्मूला एंड एवरीथिंग। अभी बस मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा था चैप्टर का, तो मैंने इसमें बता दिया आपको। तो these are the three types of solubilities basically that we have studied: gas in liquid, liquid in liquid, solid in liquid। अब इन्हीं सब चीजों को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। वो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड पढ़ा जाता है यूजिंग हेनरीज लॉ। तो मैं हेडिंग जो है इस पेज की हेनरीज लॉ डाल रहा हूँ। सबसे पहले इसके आगे हम ये लिख लेते हैं क्या यूज है इसका। इट इज यूज टू स्टडी solubility of gases in liquids। गैसेस की solubility लिक्विड्स में स्टडी करने के लिए हम हेनरीज लॉ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब हेनरीज लॉ क्या है? हेनरीज लॉ की पहले डेफिनेशन वो लिख देता हूँ मैं आपके सामने, फॉर्मूला, और फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ हेनरीज लॉ क्या होता है। देखो, अगर एक कंटेनर ले लिया मैंने, ऊपर से पिस्टन लगा दिया इसके अंदर और पार्शियली लिक्विड से फिल कर दिया इसे। ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर मैंने गैस को डिसॉल्व करना शुरू किया। ऊपर गैस डाली इसके अंदर, जितना प्रेशर लगाऊंगा गैस का ऊपर से उतनी ही ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी इसके अंदर। जितना मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा उतने ही गैस के पार्टिकल इस लिक्विड के अंदर आएंगे। ठीक है। सर उसको तो कार्बोनाइजेशन ही बोलेगा। कार्बोनाइजेशन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करूंगा तब कार्बोनाइजेशन बोलेंगे। कोई और गैस डिसॉल्व करूंगा तब थोड़ी बोलेंगे कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन जो है कोल्ड ड्रिंक बनाने के प्रोसेस को या सोडा वाटर बनाने के प्रोसेस को बोला जाता है। ठीक है। क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व की जाती है। अगर ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड हो तो इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन बोलेंगे। ठीक है। तो बेसिकली इस गैस का जितना प्रेशर होगा ऊपर, उसे मैं स्मॉल पी से क्यों लिख रहा हूँ, मैं पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा हूँ। क्यों? ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर दो टाइप की गैसेज हो, एक रेड कलर से बना देता हूँ, एक ग्रीन कलर से बना देता हूँ। तो रेड कलर की गैस के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वन बोल लो, और जो
लिक्विड ग्रीन कलर की गैस है, उसके पार्शियल प्रेशर को पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2 बोल लो, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन फिलहाल नहीं करते, फिलहाल हम एक ही टाइप की गैस बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास रेड कलर की ही बना लेते हैं, इसके प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। एक ही गैस है फिलहाल। तो मैंने ये बस तुम्हें समझाने के लिए दूसरी गैस बताई थी कि हम स्मॉल पी क्यों यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर, क्योंकि एक से ज्यादा गैसेस भी हो सकती हैं, फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो ऊपर से जितना प्रेशर लग रहा होगा बेसिकली उतनी ही ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी ना अंदर। तो गैस का अमाउंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कितनी गैस डिसॉल्व हुई है वो कैलकुलेट करेंगे हम मोल फ्रैक्शन निकाल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जो भी गैस है उसका मोल फ्रैक्शन देंगे आप, ठीक है। काई गैस लिख दिया मैंने, काई गैस का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो हेनरीज लॉ ये कहता है कि ऊपर जितना प्रेशर लगाओगे उतनी ही ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड is directly proportional to mole fraction of that gas in the liquid. So it states that partial pressure of a gas above the liquid surface is directly proportional to mole fraction of the gas. Fraction of the gas in the liquid. तो दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन। तीन डेफिनेशन दे रखी है इसकी एनसीईआरटी में, कोई सी भी यूज कर सकते हो, मैं बता दूंगा। और एनसीईआरटी में खैर खुद ही आपको मिल भी जाएंगी, देखोगे तो बहुत क्लियरली तीनों बोल्ड में लिखी हुई है अलग से। उसमें से एक डेफिनेशन ये है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द लिक्विड, ठीक है। तो ये मैं गैस इसलिए लिख रहा हूँ कि कंफ्यूजन में ये मत कर देना कि मोल फ्रैक्शन लिक्विड का निकाल दो। लिक्विड और गैस दोनों का मास दिया गया और आप लिक्विड का मोल फ्रैक्शन निकाल दो, गैस का मोल फ्रैक्शन देना, ठीक है। और यहाँ पर जब आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इक्वल टू लगाओगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगता है के एच। के एच किसे बोलते हैं, के एच का मतलब होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। के एच इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, यानी कौन से टाइप की गैस। इट ओनली डिपेंड्स ऑन nature of a gas at a specific temperature. टेम्परेचर अगर बदल दिया तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी बदल जाएगा गैस का। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर के हिसाब से होता है, अब उसका रिलेशन क्या होता है टेम्परेचर से वो डिटरमाइन नहीं करना है हमें, ठीक है। वो हमें दिया जाएगा कि इस टेम्परेचर पे इतना हेनरीज लॉ कांस्टेंट, या इस सर टेम्परेचर पे हेनरीज लॉ क्या। कांस्टेंट की वैल्यू है सर? नहीं, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, हर गैस के लिए अलग होती है, मैंने यही तो चीज लिखी नीचे, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। हर गैस के लिए अलग अलग वैल्यू होती है केएच की, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, ठीक है। फॉर्मूला को फर्दर ओपन करोगे, प्रेशर इज इक्वल टू केएच, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऊपर आ जाएंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है ये। तो ये होमवर्क कर लेना इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 1 to 5, ठीक है। ये मोलारिटी मोलालिटी बेस्ड क्वेश्चंस है, और एग्जाम्पल 1 to 3, 1 से लेके 3 तक एग्जाम्पल कर लेना एनसीईआरटी, ठीक है।
तो वो सब मोलारिटी और मोलालिटी में, और एक्सरसाइज के भी शुरू के 5-4 क्वेश्चन आप कर सकते हो, फर्स्ट 1 to 4, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब मोलारिटी और मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन जो ब्लॉक के क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, जो आज मैंने पढ़ाई। ठीक है।